अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि स्काई क्लासेस की तरफ से हर साल ORC लॉन्च होता है। तो इस ORCC में हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके साथ जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल होते हैं। सो आज के इस सेशन में जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ EMI एंड AC। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे, जो कि है आपके स्लाइड पे, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इसके केसेस। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम उस रीजन में कोई इमेजिनरी लूप रखें, अब उस लूप में कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उस लूप से पास हो रही होंगी, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस that are crossing through that loop is called magnetic flux। तो magnetic flux को अब अगर हम डिफाइन करें तो हम सिंपली लिखें it is the number of magnetic field lines it is the number of magnetic field lines passing या crossing through सरफेस। कितनी फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो क्रॉस कर रही होंगी या पास कर रही होंगी किसी एरिया से, दैट नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैथमेटिकली जो होता है, मैथमेटिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। अब अगर मेरे पास लूप है वो कुछ ऐसा है, अब लूप का जो एरिया होगा, अब आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे हैं तो देखिए अगर लूप ऐसे होता तो आप जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऐसा होता। लेकिन ये लूप ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसे है। तो और ये है मैग्नेटिक फील्ड। लेट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बी थीटा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द फ्लक्स that is linked with this coil, तो वो होगा बराबर B.A। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम बोर्ड में लिखना है तो ऐसे लिखें, मैग्नेटिक फ्लक्स is also defined as the dot product of magnetic field and area vector। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है और उसका जो आउटपुट होता है दैट इज ऑलवेज ए स्केलर। जैसे यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट करते मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, तो इसका जो आउटपुट आया दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहां पे आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप पढ़ते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस, तो यहां पे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। अब B.A, तो मैं इसको लिख सकता हूं, B.A होता है BA cos थीटा, वायर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वो आपको यहां से भी दिख रहा है कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं केसेस करूं इसमें, केस फर्स्ट जो है वो है अगर थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो होगा। एंगल जीरो कब होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसका मतलब हुआ B एंड A इन सेम डायरेक्शन। अगर B और A सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है, थीटा इज जीरो। और अगर इस केस में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो दैट इज इक्वल टू BA cos 0 इज 1। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आएगा पॉजिटिव।
अब सेकंड केस, अगर थीटा 180 डिग्री होगा, थीटा 180 डिग्री होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल और एरिया वेक्टर ऐसे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आएगा बी ए कॉस ऑफ 180। तो कॉस ऑफ 180 जो होता है दैट इज इक्वल टू -1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा माइनस बी ए। तो इसका मतलब हुआ इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज सिंपली नेगेटिव। ठीक, उसके बाद केस थर्ड, अब अगर थीटा 90 डिग्री होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी ए कॉस 90, बी ए कॉस 90। कॉस ऑफ 90 होता है 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में क्या होगा? 0। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो आप उसके बाद ये लिखना, तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको कोई पूछे बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू एरिया। जस्ट जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा वहां पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। तो यहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो यहां पे अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है बी ए, वहां पे होता है ई ए। यहां पे अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो माइनस बी ए, अगर 90 डिग्री होगा तो 0 होगा। अब हम इसके एसआई यूनिट की बात करें। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो अब अगर मैं आपको बोलूं बताइए इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, तो देखिए एसआई यूनिट जो इसका होगा, एसआई यूनिट ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज, देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है दैट इज टेस्ला, एरिया का जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो है दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं वेबर। वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं वेबर। अब उसके बाद अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट जो इसका है दैट इज मैक्सवेल। और याद रखना एक वेबर जो होता है, एक वेबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 8 मैक्सवेल, दैट इज 10 रेज़ पावर 8 मैक्सवेल। तो ये है एक वेबर होता है बराबर 10 रेज़ पावर 8 मैक्सवेल। उसके बाद अब देखिए, अब अगर मेरे पास कोई कॉइल है मेरे पास जिसमें बहुत सारी टर्न्स है, फॉर एग्जांपल उस कॉइल में जो है, कॉइल में n टर्न्स है, तो अगर n टर्न्स होंगी और अगर आपसे पूछेंगे बताओ उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है, तो देखिए मैं यहां पे लिखूंगा इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स इन कॉइल, इफ देयर आर n टर्न्स इन कॉइल, देन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बराबर n बी ए कॉस थीटा, बिकॉज बी ए कॉस थीटा इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल विथ वन टर्न। तो अगर n टर्न्स है तो आएगा n बी ए कॉस थीटा, ये होता है n टर्न्स के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बस इससे ज्यादा बोर्ड में आपको कुछ ना पूछेंगे, ना आएगा, ना लिखना है। और एक बात याद रखना, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, जो मैग्नेटिक फील्ड लूप से पास हो रहा है अगर वो वेरिएबल होगा तो उस केस में जो इक्वेशन हम लिखते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा जो कि पास हो रहा है लूप से, तो उस केस में जो फ्लक्स होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। जैसे आप पढ़ते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो वहां पे होता है ई डॉट डी ए, तो यहां पे होगा बी डॉट डी ए। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है
A 200 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field. 5 into 10 raised power minus 2. The magnetic flux linked with the coil. अब देखिए यहां पे पहली बात, जरा क्वेश्चन को आप देखिए. अब इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं ना तो यहां पे 200 टर्न, तो ये एक टर्न नहीं है, तो ये 200 टर्न्स है. तो अब अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इसे निकालना है तो मैंने अभी अभी आपको इक्वेशन दी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एन टर्न्स इन कॉइल, तो वो होता है एन बी ए कॉस ऑफ थीटा. एन बी ए कॉस ऑफ थीटा. अब देखिए और क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि जो एरिया है ना, एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड. ये ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल ये मान लो आप, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया ऐसे 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 ऐसे, ये एरिया. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और आप जानते हैं एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा आएगा 0. जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट इज सिंपली इक्वल टू एनबीए, बिकॉज cos 0 इज 1. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, एरिया कितना है 0.05, दैट इज 5/100. तो ये 2 0 खत्म. चलिए मैं व्हाइट वाला यूज करता हूं. ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 10 into 5 that is 50. तो 50, ये 10 is power minus 2 है, नीचे आएगा तो बनेगा 100, that is equal to 1/2. 1/2 का मतलब हुआ 0.5 वेबर. This is the magnetic flux linked with the coil. Next question. Factors due to which magnetic flux change. अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है. अब आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस ऑफ थीटा इफ देयर आर एन टर्न्स इन कॉइल. अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा. तो अगर आप इक्वेशन की ओर देखेंगे ना, इक्वेशन ही आपको सब कुछ बताता है. देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगी. अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. एरिया ऑफ द लूप चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. और अगर थीटा चेंज होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो कहने का मतलब यह है कि अगर फ्लक्स को चेंज करना है, फ्लक्स हम किन फैक्टर्स की वजह से चेंज कर सकते. देखो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करो तो भी चेंज होगा. थीटा द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उसको आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. तो आप ऐसे लिख सकते हो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कैन बी चेंज्ड by changing the number of turns in the coil, by changing the magnetic field passing through the coil, and by changing the area of the coil, and by changing the angle between magnetic field and area vector. इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस सिंपल सा है. यहाँ पे याद रखना, मे बी 2 नंबर आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड में आ सकता है. अब उसके बाद है व्हाट आर फैराडेज लॉ. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट आर फैराडेज लॉज. तो देखिए फैराडेज लॉज क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके बोर्ड में आ सकता है. फैराडेज लॉ बहुत ही ज्यादा, हर साल आप देखो बोर्ड का पेपर जो होगा उसमें फैराडेज लॉ तो हर साल पूछते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ. तो देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, सिंपल है. फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ पहले मैं लिखूं फिर उसके बाद मैं समझाता हूं. चलो पहले मैं लिखता हूं, लिखिए पहले मेरे साथ साथ, बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैं लिखूंगा और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है ना. बोर्ड में अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बराबर, हालांकि 2 ही तो आ सकता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना. तो देखो क्या लिखना है आपको बोर्ड में, whenever there is change in magnetic flux, या whenever, ऐसे लिखो आप, ऐसे लिखो आप, उससे ज्यादा आसान. whenever magnetic flux linked with coil
linked with coil changes and EMF या current is induced in the coil. This is Faraday's first law. अब सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल सिंपल है। मतलब वही है कि अगर किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है करंट भी इंड्यूस होगा। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बोल रहा है कि जब जब किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ऐसे देखो, अगर आप डायग्राम भी बनाओगे बोर्ड में तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना। ये अगर मेरे पास कोई कॉइल है और ये है मेरे पास बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का ये वाला पोल है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, फिर दूसरी फील्ड लाइन ऐसे होगी, फिर तीसरी फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी। अब जरा देखिए, अभी जो बार मैग्नेट है वो रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, अभी जो बार मैग्नेट है वो अभी रेस्ट में है। अब जरा देखो इधर, अगर बार मैग्नेट रेस्ट में है, क्या यहां से फील्ड लाइन्स पास हो रही है? यस सर, फील्ड लाइन्स पास हो रही है यहां से, वो तो दिख रहा होगा आपको। देखो कितनी फील्ड लाइन्स क्रॉस हो रही है यहां से। मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, यस सर, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं, बताइए क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर कांस्टेंट है। सर क्यों कांस्टेंट? देखो यहां से जो फील्ड लाइन्स क्रॉस हो रही है ना, क्रॉस हो रही है, दैट नंबर इज कांस्टेंट। अगर नंबर कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो एंगल भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ यहां से जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो यहां से पास हो रहा है, फ्लक्स जो यहां से पास हो रहा है वो कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं इस बार मैग्नेट को मूव कराऊं टुवर्ड्स द कॉइल, तो अगर मैं बार मैग्नेट को मूव कराऊं टुवर्ड्स द कॉइल तो क्या होगा? जैसे जैसे ये कॉइल के पास आएगा तो वैसे वैसे उतने ज्यादा इसमें जिससे जो फील्ड लाइन्स पास होंगी वो ज्यादा और ज्यादा फील्ड लाइन्स यहां से पास होगी। तो अगर ज्यादा और ज्यादा फील्ड लाइन्स यहां से पास होगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नंबर बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस होगा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। अब जरूरी नहीं कि इसको पास ले जाओ, अब अगर इसको आप इस बार मैग्नेट को अगर आप दूर ले जाए तब भी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नंबर कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का अगर नंबर कम हुआ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब देखिए फैराडेज सेकंड लॉ, उसके बाद फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखिए क्या बोलता है, द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum, is directly proportional to the rate of change of momentum, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. तो ऐसा EMF जो इंड्यूस होगा कॉइल में वो directly proportional होता है to the rate of change of magnetic flux. तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, EMF की मैग्नीट्यूड की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उसका जो वैल्यू होता है दैट इज 1। तो मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड EMF का आएगा दैट इज d∅dt. दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। उसके बाद देखिए आप, और ये याद रखना, ये जो EMF इंड्यूस हुआ ये इंस्टेंटेनियस EMF है। अगर आपको एवरेज EMF निकालना होगा, एवरेज EMF उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी।
उसके बाद है स्टेट लेंज़ेस लॉ एंड प्रूव दैट लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, स्टेट लेंज़ेस लॉ एंड प्रूव दैट लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जरा देखिए, जब हमने फैराडेज लॉज पढ़े तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। अब दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ जो बोल रहा है दैट गिव्स द, दूसरा लॉ जो है फैराडेज सेकंड लॉ जो है दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मतलब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कितना होगा, वो होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। अब जो लेंज़ेस लॉ है, लेंज़ेस लॉ बेसिकली क्या देता है, ये देता है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो पहली बात मैं इसमें लिखूं, पहले लेंज़ेस लॉ क्या देता है, लिखिए आप, इट स्टेट्स दैट, लेंज़ेस लॉ इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ, that the direction of, it states that the direction of induced EMF या current, it states that the direction of induced EMF या current is such a way that it opposes the cause, that it opposes the cause that produces it, that it opposes the cause that produces it, that it opposes the cause that produces it. This is the statement of Lenz's law. The direction of induced EMF या current is such a way that it opposes the cause that produces it. अब जरा देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैं मानता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल है, इनवर्ड वेरिएबल, इनवर्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है, शाबाश, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड फील्ड है और इंक्रीजिंग है। और अगर मैं इस फील्ड में एक कॉइल रखूं, ऐसे लूप रखा मैंने, अब जरा मुझे बोलिए आप, अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है। अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो इस लूप से पास हो रहा है। अगर इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ, इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जो किससे लिंक्ड है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस होगा करंट, इसमें इंड्यूस क्या होगा, करंट। और याद रखना वो करंट ऐसे फ्लो करेगा, उस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, वो उसी को अपोज करेगा। वो करंट जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो उसी को अपोज करे जिसने उसको प्रोड्यूस किया। अब अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर ये लूप है, करंट कैरिंग लूप है, अगर करंट ऐसे होगा, करंट अगर ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पे वो कैसे होगा, शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे होगा, आउटवर्ड्स। अगर ऐसे करंट होगा, करंट अगर ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, तो बी जो होगा वो होगा आउटवर्ड सेंटर पे। तो अगर करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा इनवर्ड्स। अब जरा देखिए यहां पे अंदर वाला जो फील्ड जो इससे पास हो रहा है फील्ड वो बढ़ रहा है, तो ये वाला फील्ड बढ़ रहा है। अगर ये वाला फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो बेसिकली वो जो करंट इंड्यूस होगा ना वो उसी अंदर वाले फील्ड के बढ़ने को ही अपोज करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर करंट को इंड्यूस जो होगा इसमें वो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि
बाहर की ओर होगा, तो इसमें जो बढ़ रहा था वो अंदर की ओर है। तो इस करंट की वजह से जो अंदर वाला मैग्नेटिक जो इसे वो करंट जो है वो उसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। तो जो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखिए उसके बाद, अब अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे डॉट से जो है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड फील्ड है मेरे पास, आउटवर्ड फील्ड बी। अब अगर इस आउटवर्ड फील्ड में मैं ये कॉइल रखूं और अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो फील्ड है आउटवर्ड फील्ड जो है ये बढ़ रहा है, मतलब अभी आउटवर्ड फील्ड बढ़ रहा है, मतलब ये वाला फील्ड जो है ये बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है, जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होगा वो भी बढ़ेगा और करंट इसमें इंड्यूस होगा, और करंट ऐसे इंड्यूस होगा वो इस बढ़ने को क्या करेगा, वो इंड्यूसर करंट वो इसी को अपोज करेगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, बिकॉज वो अंदर की ओर आएगी, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो बाहर की ओर है। तो अगर इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं सर क्लॉकवाइज, तो इंड्यूसर करंट की वजह से भी बाहर ही आएगा, और वो जो बढ़ रहा है वो भी बाहर, फिर तो वो थोड़ी उसको अपोज कर रहा है, फिर तो सपोर्ट कर रहा है फिर वो। तो इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन आएगी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए उसके बाद क्या है, नहीं इससे पहले भी था इसके साथ, हाँ अब उसके बाद है प्रूव दैट लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए जरा, ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल, और आपने अगर मैग्नेट पढ़ा है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल, वो बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये लूप है, अगर ये लूप करंट कैरी कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो इसका ऊपर वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल बनता है, और जो पीछे वाला फेस बैक साइड वाला फेस वो साउथ पोल। ऐसे मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूं मैं यहां पे, देखिए ये मान लो आप, ये है कॉइल ऐसे कुछ, और ये है मेरे पास मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब इस मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूं टुवर्ड्स द कॉइल, तो जाहिर सी बात है यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल के साथ जो लिंक होगा वो बढ़ जाएगा, बिकॉज पास ला रहे हो आप। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस होगा, करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसी को अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस किसने किया, इंड्यूस किसने किया, कि जब हमने बार मैग्नेट को कॉइल के पास लाया, तो इसका मतलब जो करंट इसमें होगा ना, देखो कॉइल ऐसे है कॉइल ऐसे है, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा ना वो ऐसे होगा। सर ऐसे क्यों होगा, बिकॉज जब करंट ऐसे होगा तो इस करंट की वजह से जो करंट कैरिंग लूप है वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा और ये वाला फेस जो होगा वो साउथ होगा। सर ये नॉर्थ ये साउथ क्यों, ये वाला नॉर्थ क्यों बना, ये साउथ क्यों बना, क्योंकि ये जो करंट है, करंट इंड्यूस ऐसे होता है, वो उसी को अपोज करता है जिसने इसको इंड्यूस किया। तो अब देखिए जब आपको मैग्नेट को पास लाना पड़ेगा, इस कॉइल के पास लाओगे, तो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपल्शन। It is this mechanical work that gets stored in the coil in the form of electrical energy. इसी तरह अगर मैं अब इस फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं कॉइल बनाऊं ऐसे, यहां पे अगर मैं कॉइल बनाऊं ऐसे, ये है और ये है बार मैग्नेट यहां पे। अब इस बार मैग्नेट के दो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां की ओर मूव कराऊं विद सम वेलोसिटी v वेलोसिटी ऐसे, तो यहां से मुझे बोलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो यहां से पास हो रही है, यहां से जो पास हो रही है उनका नंबर कम होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट ऐसे आएगा, वो उसी
चेंज को क्या करेगा, उसी चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस केस में जो करंट होगा वो ऐसे होगा करंट। सर ऐसे क्यों होगा? बिकॉज करंट लूप जो बिहेव करता है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल, ये वाला अभी नॉर्थ बनेगा, ये साउथ। तो जब आप इसको दूर ले जाओगे ना, दूर ले जाओगे, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द नॉर्थ and south attraction, and it is this work that gets converted into electric, that gets stored, yeah, that gets converted into electrical energy. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, when the north pole of a bar magnet is moving towards the coil, the mechanical, the work has to be done against the north and north repulsion, and it is this work that gets converted into electrical energy, This is all about. तो इसका मतलब जो आप बाहर से वर्क कर रहे हो ना, वही बेसिकली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Hence we can say that lenses lies a consequence of law of conservation of energy. उसके बाद देखिए आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन ब्रीफली सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले हम डिफाइन करेंगे सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? तो अब जरा देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखिए इधर सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। ये अगर मेरे पास कॉइल है तो पहले हम डिफाइन करेंगे सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जरा देखिए आप। ये अगर मेरे पास कोई कॉइल है, ये है मेरे पास कॉइल। अब इस कॉइल में अगर करंट पास हो रहा है ऐसे, अब आपने मैग्नेट में पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग जो वायर होती है वो सोर्स होता है। करंट कैरिंग वायर जो होती है दैट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं आपको बोलूं बताओ इस वायर करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो वो कुछ ऐसे होगा। पता है नॉर्थ पोल इस साइड से तो ऐसे बनेगा कुछ, वो ऐसे ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे। और अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I by 2R। अब देखिए आप, तो इसका मतलब वो अगर करंट चेंज होगा ना इस कॉइल में, अगर करंट चेंज होगा इस कॉइल में, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इससे पास हो रहा है ये चेंज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ अपने ही करंट के चेंज को अपोज करेगा, और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, इफ करंट पासिंग through coil changes the magnetic flux linked with the coil, the magnetic flux linked with the coil changes, the magnetic flux linked with the coil changes, therefore EMF is induced, therefore EMF is induced in coil which opposes any change in current, which opposes any change in current passing through it, और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब कॉइल जो है वो अपने ही करंट के बढ़ने को
या कम होने को अपोज कर रहा है, और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और याद रखना जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कॉइल, और यहां पे प्रोपोर्शनली खत्म करने के लिए यहां पे आएगा कांस्टेंट, यहां पे आएगा कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एल, एल आई, वेयर जो एल है, एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये एल जो है, एल बराबर है फाई बाई आई, तो फाई का यूनिट जो है दैट इज वेबर, करंट का जो है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी। और एक बात याद रखना, जो ये सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट। सर ये फिर एल सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कॉइल पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे। ज्योमेट्री का मतलब हो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कॉइल, L depends upon the material of the coil and geometry of coil, and geometry of coil। अब जरा देखिए, तो फ्लक्स जो आया, फ्लक्स आया बराबर एल आई, फ्लक्स आया बराबर एल आई। और अगर मैं आपको बोलूं बताइए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, वो होगा E इज इक्वल टू, शाबाश आप पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस का मतलब हुआ कि जो EMF इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा? टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। तो जरा मुझे बताइए फ्लक्स किसके बराबर है? एल आई, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो माइनस एल, एल बाहर आएगा तो ये बनेगा डी आई बाई डी टी। तो जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको आप नोट करिए, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, EMF का मैग्नीट्यूड दैट इज सिंपली इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं यहां पे बोलूं इफ, अगर डी आई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड होगा, तो L जो होगा बराबर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ E। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ coil is numerically equal to the EMF induced when rate of change of current is 1 ampere per second. When rate of change of current is 1 ampere per second. When rate of change of current is 1 ampere per second. चलिए नोट करिए यहां तक, आप नोट करिए आप यहां तक। When rate of change of current is 1 ampere per second. When rate of change of current is 1 ampere per second. अब उसके बाद हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। मेरे पास सॉलिनॉइड है ऐसे, ये है मेरे पास सॉलिनॉइड। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज n, लेंथ है इसकी L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज n, और इसका एरिया जो है दैट इज A,
और इसमें करंट ऐसे मान लो आप, ये कॉइल ऐसे, सॉलिनॉइड ऐसे 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 ऐसे, तो अगर करंट ऐसे 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 है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर मैं आपको बोलूं बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, और अगर इसमें करंट आई है तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगा वो किसके बराबर होगा? शाबाश, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इज n, मैग्नेटिक फील्ड इज b एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। एंड सर कॉस थीटा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो कॉइल्स जो टर्न है वो ऐसी है, कॉइल जो है वो ऐसी है, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही, तो थीटा आएगा 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ एसोसिएटेड दैट इज NBA। तो आप जानते हैं कि जो n है दैट इज n, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सॉलिनॉइड वो होता है म्यू नॉट NI एंड इनटू A दैट इज इक्वल टू n, म्यू नॉट n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय L इनटू I इनटू A। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू डॉट n स्क्वायर बाई L A इनटू I। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, फाई इज इक्वल टू एल आई के साथ, तो यहां पे जो सेल्फ इंडक्टेंस सॉलिनॉइड का आएगा दैट इज सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। चलिए अब दूसरा टॉपिक जो है इसके साथ वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो कॉइल्स होती हैं, जैसे ये कॉइल एक है, कॉइल 1, और ये यहां पे मान लीजिए आप कॉइल 2 है। अगर इसमें से करंट फ्लो हो रही है ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे। अब देखिए इस वाले कॉइल में, इस वाले कॉइल को हम बोलते हैं, इसको नाम देता हूं मैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को मैं नाम देता हूं प्राइमरी कॉइल, और इस वाली कॉइल को मैं नाम देता हूं सेकेंडरी कॉइल। अब देखना, अच्छे से देखना, अगर मैं इस वाली कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करें, द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल चेंजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल चेंज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ अपोज करेगा, किसको? अभी अपोज करेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हुआ सेकेंडरी कॉइल में? ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में चेंज हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो अपोज करेगा टू द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं लिख सकता हूं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, शाबाश, इट इज द फिनोमेनन, it is the phenomenon in which EMF induced in one coil opposes the change in which EMF induced in one coil opposes the change in current of another coil। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। और याद रखना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू सेकेंडरी कॉइल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए यहां पे आएगा कांस्टेंट, दैट इज MIP। तो M को हम बोलते हैं सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस।
और m किसके बराबर आएगा? शाबाश, m आएगा बराबर phi s बाई आई पी। और याद रखना ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये इंडिपेंडेंट होता है phi s और आई पी। सर ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो करेगा डिपेंड मटेरियल ऑफ द कॉइल पे, दूसरा करेगा ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे, तीसरा करेगा ये ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, और फोर्थ करेगा ये सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, और फिफ्थ करेगा ये मीडियम ऑफ द कॉइल्स पे। और इसका ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं? हेनरी। इसको हम बोलते हैं हेनरी। अब उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं बताइए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में दैट इज माइनस डी फाई कितना है? शाबाश, एम आई पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये एम बाहर आएगा तो बनेगा माइनस डी आई पी बाई डी टी। तो दिस इज द EMF induced in the secondary coil that is equal to minus m dIp by dt। उसके बाद हम निकालेंगे मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलिनॉइड, टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। अब जरा देखिए मेरे पास दो सोलिनॉइड्स है, यह एक सोलिनॉइड, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल L, इस वाले की इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज N1, और इसकी लेंथ जो है L और एरिया है A1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n1। और ये है दूसरा सोलिनॉइड मेरे पास, ऐसे 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 और ऐसे। इसकी भी लेंथ मानता हूं मैं L, सेम लेंथ के हैं दोनों, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज N2, और इसका लेंथ जो है इस बाहर वाले की दैट इज L, और जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज N2। और अगर इस वाले अंदर वाले जो अंदर वाली ये है ना, अंदर वाला सोलिनॉइड जो है, अगर इसमें से करंट जो है फॉर एग्जांपल अंदर वाले में जो करंट है दैट इज I1। अब जरा देखिए अगर मैं आपको बोलूं बताइए मैग्नेटिक, देखो अगर अंदर वाली कॉइल जो है, जो अंदर वाला सोलिनॉइड है उसमें करंट है I1, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आप जानते हैं, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। और वही मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ एसोसिएट है? बाहर वाली कॉइल के साथ, जो दूसरी कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल यहां पे बोलेंगे, और अंदर वाली जो है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो अगर मैं आपको बोलूं बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा कॉइल 2 के या सेकेंडरी, वो होगा बराबर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इस वाले में मैं मानता हूं बाहर वाले में जो है N2, दैट इज N2। मैग्नेटिक फील्ड किसका? मैग्नेटिक फील्ड किसका, किसकी वजह से है? शाबाश, अंदर वाले की वजह से। तो मैं लिखूंगा B1, और एरिया भी मैं लिखूंगा अंदर वाले का ही A1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू N2, तो B1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 एंड I1 इंटू A1। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 जो हो, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आएगा N1 डिवाइडेड बाय L इंटू A1 इंटू I1। तो इसको आप जरा जनरल इक्वेशन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, phi इज इक्वल टू एम आई के साथ, तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो m आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स, कोएक्सियल का मतलब हो जिनकी एक्सिस सेम है, जो पास हो रही है बीच में से, तो m जो आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 शाबाश A1 डिवाइडेड बाय L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एडी करंट क्या होता है। देखिए एडी करंट्स क्या होते हैं, तो लिखिए आप एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी करंट्स तो पहले मैं लिखता हूं, दीज आर द सर्कुलर करंट्स, दीज आर द सर्कुलर करंट्स, these are the circular currents produced in metallic sheet, produced in metallic sheet, produced in metallic sheet,
produced in the metallic sheet due to variable magnetic field, due to variable magnetic field, due to variable magnetic field, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई मेटेलिक शीट है और अगर उस मेटेलिक शीट को मैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट होगा वो सर्कुलर होता है, और उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट्स। तो ये है डेफिनेशन, ये 2 नंबर का आ सकता है आपके बोर्ड में, तो आप ऐसे लिखना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एडी करंट हो गया हमारा, उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो करंट होता है जिसकी पोलरिटी चेंज होती है विद टाइम, जिसकी पोलरिटी चेंज होती है विद टाइम। तो जिसकी पोलरिटी चेंज होती है, शाबाश, क्या चेंज होती है, पोलरिटी चेंज होती है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो मैं लिखूंगा विच चेंजेस इट्स पोलरिटी, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो चेंज करता है, या सीधे मैं लिखूंगा चेंजेस पोलरिटी विद टाइम, चेंजेस पोलरिटी विथ टाइम, विथ टाइम। पोलरिटी का मतलब हुआ ये पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे। जैसे अगर मैं यहां पे करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं ऐसे, जरा देखिए आप, ये करंट और ये है टाइम। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा, ये वाला करंट, जरा मुझे बोलिए ये वाला करंट जो है ये एसी है कि डीसी है। अब देखिए, अब ये वाला करंट जो है, देखो इस वाले टाइम इंटरवल में यहां से लेके यहां तक जो टाइम है तो ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया ये पॉजिटिव। उसके बाद इस वाले यहां से लेके यहां तक टाइम में ये नेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव बनेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव। तो इसकी पोलरिटी चेंज होती है। तो जिस करंट की पोलरिटी चेंज होगी उसी करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। या अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊं, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसा है, करंट और टाइम, तो ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, बिकॉज पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसके बाद फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी पोलरिटी चेंज होती है विथ टाइम, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, बताइए अगर करंट टाइम ग्राफ ऐसे होगा, करंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा होगा, तो बताइए ये वाला करंट कौन सा है, ये डीसी करंट है, बिकॉज इसकी पोलरिटी चेंज ही नहीं होती है। देखो यहां पे भी पॉजिटिव, इस टाइम पे भी पॉजिटिव, इस टाइम पे भी पॉजिटिव, इस टाइम पे भी पॉजिटिव। तो ये वाला जो है, ये वाला करंट जो है, इट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट करंट, तो ये होगा डीसी, डीसी डायरेक्ट करंट, बिकॉज इसकी पोलरिटी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं ये करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये कौन सा करंट है, शाबाश, इसकी भी पोलरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी डीसी ही है। ये भी डीसी, ये भी डीसी, लेकिन ये डीसी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, ये डीसी है वेरिएबल मैग्नीट्यूड का। उसके बाद देखिए जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है एसी की, वो होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। उसमें जो आई नॉट होता है, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा जो होती है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा जो होती है, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई बाई टी, वायर टी जो होता है, टी इज द टाइम पीरियड, वायर टी इज टाइम पीरियड, वायर टी इज टाइम पीरियड। और अगर मैं इस इक्वेशन, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, करंट और टाइम, करंट और अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए आप, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा, फिर ऐसे आगे ऐसे आएगा। तो ये है करंट और ये है टाइम। देखिए ये हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर से नेगेटिव होगा। तो यहां से लेके यहां तक जो ये टाइम होगा ना, इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और यहां से लेके यहां तक जो होगा, दिस इज वन साइकिल, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल, ठीक है ना, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड, और यहां से लेके यहां तक जो टाइम है दैट इज t/2।
अब इसमें जो, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है हमारा वो है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। हमें एवरेज वैल्यू निकालना है एसी का, और एसी का फुल और हाफ साइकिल में। तो पहले हम निकालेंगे फुल साइकिल में। अब देखिए हम कैसे निकालें हम फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल, फुल साइकिल। तो देखिए आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो एवरेज वैल्यू करंट का अगर हम निकालें, एवरेज वैल्यू अगर हम करंट का निकालें तो वो होता है बराबर आई डी टी, लिमिट लगेगा T1 टू T2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी T1 टू T2। अब हमें यहां पे एवरेज वैल्यू निकालना है एसी का इन फुल साइकिल। अच्छा मुझे बोलिए पहले, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिमिट T1 टू T2, इसका मतलब हुआ एरिया अंडर करंट, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब जरा देखिए मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है एसी का इन फुल साइकिल। तो देखिए जो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है उसका जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसे बना। अब जरा देखिए उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बना। मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है इन फुल साइकिल में। तो कैसे निकालूं मैं एवरेज वैल्यू इसका फुल साइकिल में? तो जरा देखिए आप, एवरेज वैल्यू जो मैं एसी का फुल साइकिल में लिखूं वो लिखूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ आई के बदले मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर डी टी। मुझे फुल साइकिल में निकालना है तो लिमिट दूंगा मैं 0 से लेके टी तक डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी, 0 टू टी। अब आप देख रहे हो फुल साइकिल में, तो देखो फुल साइकिल में अगर आप देख रहे हो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर मैं आपको बोलूंगा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 टू कैपिटल टी वो कितना आएगा? तो दैट इज दिस एरिया एंड दिस एरिया। ऊपर वाला एरिया आएगा पॉजिटिव, नीचे वाला आएगा नेगेटिव, तो वो मिलके 0 बनाएगा। तो देखिए मैं आपके बोर्ड में आ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट इन फुल साइकिल। तो देखिए कैसे करूं मैं इसको मैथमेटिकली। तो ये आएगा आई नॉट तो बाहर जाएगा डिवाइड बाई नीचे आएगा टी, बिकॉज डी और टी तो नीचे आएगा टी, बिकॉज डी और इंटीग्रल कैंसिल होगा, टी का अपर लिमिट टी माइनस 0, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, लिमिट रहेगा 0 टू टी, 0 टू टी। इसको नोट करिए। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। आई नॉट बाई टी साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब देखिए तो एवरेज वैल्यू जो एसी का आएगा इन फुल साइकिल दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई टी साइन ऑफ ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, लिमिट रहेगा 0 टू टी। तो ये आएगा हमारे पास आई नॉट बाई टी, तो ओमेगा बाहर आएगा और माइनस भी बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा हमारा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा अपर वाला लिमिट टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0 बिकॉज लोअर लिमिट। तो ये आएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस कॉस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी cos of 2 pi is equal to 1, 1 minus 1 that is 0 and 0 multiplied by anything is 0. तो average value of AC in full cycle जो होता है that is equal to 0. Average value of AC in full cycle is equal to 0. अगर आपसे पूछे बताओ अगर इक्वेशन alternating voltage की स्टैंडर्ड इक्वेशन देगी V is equal to V नॉट sin omega t, बताएंगे, बोलो बताइए इसका एवरेज वैल्यू कितना है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का उन फुल साइकिल? वो भी 0 ही आएगा क्योंकि V नॉट sin omega t का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा V और t के बीच में। अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। अब देखिए हाफ साइकिल में 0 नहीं आएगा अब, क्योंकि देखो हाफ साइकिल हो गया मतलब अगर ये एसी है फॉर एग्जांपल आई और टी के बीच में, तो हाफ साइकिल हो गया 0 से लेके t/2 तक। तो 0 से लेके t/2 तक ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल 0 नहीं आने वाला है। अब देखिए क्या आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, तो वो आएगा कुछ ऐसे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल दैट इज आई के बदले मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट लगेगा 0 टू t/2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू t/2। तो ये आएगा हमारे पास आई नॉट बाहर जाएगा डिवाइड बाई डी और इंटीग्रल कैंसिल तो t/2 माइनस 0, तो वो आएगा t/2
ठीक है, फिर यहां पे बचेगा अंदर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन ही लिखते हैं सीधे। तो देखिए साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट रहेगा 0 टू टी बाई 2, नीचे आएगा टी बाई 2। अब जरा देखिए ये क्या बनेगा, तो ये आएगा आई नॉट, ओमेगा बाहर आएगा तो आई नॉट बाई ओमेगा बाई टी बाई 2, तो उल्टा पुलट होगा, तो ये बनेगा आई नॉट बाई ओमेगा, 2 ऊपर जाएगा, टी नीचे आएगा, तो फिर अंदर क्या बचेगा शाबाश, माइनस, माइनस भी बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा हमारा कॉस ऑफ ओमेगा, पहला अपर लिमिट तो दैट इज इक्वल टू टी बाई 2, माइनस लोअर लिमिट तो कॉस ऑफ ओमेगा 0 दैट इज 0। तो इस इक्वेशन को आप देखिए जरा गौर से, तो ये बनेगा हमारा शाबाश माइनस 2 आई नॉट बाई टी ओमेगा, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1, तो टी और टी कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो यह आएगा कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180 दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 दैट इज -2, तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, यहां पर मैं करता हूं, आप जरा देखिए इधर, तो ये आएगा हमारा एवरेज वैल्यू जो इन हाफ साइकिल आएगा दैट इज इक्वल टू -2 आई नॉट बाई टी ओमेगा, तो यहां पे -1 तो -1 दैट इज -2 इंटू दैट माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 2 दैट इज 4 आई नॉट बाई टी ओमेगा, टी को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा गेट्स कैंसल, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये जो ये आया हमारा एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल दैट इज 2 आई नॉट बाई पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC in half cycle, 2 I naught by pi, 2 I naught by pi. This is the average value of AC in half cycle. उसके बाद जो नेक्स्ट है RMS वैल्यू ऑफ AC in full cycle, in full cycle. RMS वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल। देखिए RMS वैल्यू क्या होता है, जैसे देखो RMS, तो यहां पे देखो इसको अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे ना तो पहले आता है स्क्वायर, तो अगर हम करंट का निकालेंगे तो देखो करंट को पहले स्क्वायर करो पहले करंट का, फिर उसके बाद मीन निकालो, तो मीन निकालिए उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद रूट, तो अगर इतना ही होगा तो ये होगा मीन स्क्वायर, तो उसके बाद फिर रूट, तो ये होगा RMS वैल्यू। तो अब अगर हमें RMS वैल्यू निकालना है AC का इन फुल साइकिल, पहली बात RMS क्या होता है सर, ये RMS वैल्यू क्या होता है, देखिए RMS वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ AC या इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है। देखिए ये अगर मेरे पास कोई रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, अब अगर इसमें से करंट पास हो रहा है AC दैट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं आपको बोलूं इन टाइम टी में अगर मैं आपको बोलूं बताइए इस आई नॉट साइन ओमेगा टी की वजह से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इन टाइम टी हीट जो प्रोड्यूस होगी इस AC की वजह से हीट प्रोड्यूसड इज H, फॉर एग्जांपल इस आई नॉट साइन ओमेगा टी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई टाइम टी में दैट इज H। अब जरा देखिए, अब अगर मैं यहां पे यही रेजिस्टर बनाऊं और रेजिस्टेंस है इसकी R, और अगर मैं यहां से अब एक कांस्टेंट करंट पास करा रहा हूं, लेट दैट कांस्टेंट करंट बी I डैश, कांस्टेंट करंट है I डैश। अब अगर मैं आपको बोलूं इस I डैश की वजह से अगर इतनी ही हीट प्रोड्यूस हुई H इन टाइम T में इस रेजिस्टर में, तो हम कहेंगे ये I डैश जो है दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ दिस AC। अगर इस करंट की वजह से इन टाइम T में जो हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टर में अगर वो भी H ही होगी, तो फिर ये स्टेडी वैल्यू या ये DC वैल्यू जो इसका होगा वो ये वाला जो इसका होगा इसको हम बोलेंगे फिर RMS वैल्यू इस AC का। तो अब अगर हमको RMS वैल्यू को डिफाइन करना होगा तो क्या होगा RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी वैल्यू which would generate the same amount of heat in a given resistor in a given time as is produced by AC in the same resistor for the same time। तो आप लिखिए पहले RMS को कैसे हम डिफाइन करें, RMS वैल्यू, the RMS value of AC is defined
as that value of steady current, as that value of steady current, is that value of steady current which would generate the same amount of heat, 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 which would generate the RMS, which would generate the same amount of heat in given resistor, which would generate the same amount of heat in given resistor in given time as is produced by AC in same resistor for same time. ये ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में. चलिए देखिए, आरएमएस वैल्यू अगर हमें निकालना है, आरएमएस वैल्यू, तो पहले हम करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन और फिर उसके बाद रूट. तो जरा देखिए आरएमएस वैल्यू कैसे निकाले हम फुल साइकिल में. आरएमएस वैल्यू इन फुल साइकिल, आरएमएस वैल्यू इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन फुल साइकिल, तो वो होगा बराबर आरएमएस वैल्यू जो एक कंप्लीट साइकिल में होगा, तो वो होगा बराबर, शाबाश. पहले जरा देखो, पहले आप स्क्वायर करो करंट का, तो करंट है बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर करो तो आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. उसके बाद इसका मीन निकालो. अब तो मीन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट डी टी, फिर नीचे लिखोगे आप डी टी, फिर इसका आप रूट रखेंगे ऐसे. सर लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू टी, 0 टू टी. ये यहां इस इक्वेशन से हमें आरएमएस वैल्यू मिलेगा इन वन कंप्लीट साइकिल. अब जरा देखिए, अब इसको आगे ले जाए हम, तो देखिए कैसे करें हम. तो जो आरएमएस वैल्यू आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा. ये देखिए जरा आप, आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा. आई नॉट स्क्वायर जब बाहर जाएगा, आई नॉट स्क्वायर क्योंकि बाहर जाएगा, कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर और रूट कैंसिल है, तो वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा आई नॉट. तो देखिए अब मैं यहां पे लिखता हूं आई नॉट, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू टी, और नीचे आएगा डी टी, तो आएगा टी. ठीक. अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो बस साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी के बदले में यही रखूं फॉर्मूला, तो ये आएगा हमारा आई नॉट बाई, चलो मैंने इसको इंटीग्रेट किया दोनों साइड, एक साइड. चलिए आप देखिए, अब ये आएगा रूट ऑफ, अब साइन स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, और नीचे है हमारा टी. अब जरा देखिए ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा हमारा बराबर आई नॉट रूट ऑफ, तो ये बनेगा 1/2 और नीचे है 2, तो ये आएगा 1/2t, 1/2t अंदर बचेगा. अब देखिए 1, तो पहले मैं अलग अलग से, तो ये जब मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 1dt, 1dt, तो उसकी इंटीग्रेशन, डी और इंटीग्रल कैंसिल होगा, तो t का अपर लिमिट है दैट इज t, माइनस लोअर लिमिट है 0, तो आएगा t. ठीक. और 2 नीचे बाहर मैंने लिया, तो t आएगा. फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन होगी cos 2 ओमेगा t की, तो cos की इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज साइन, तो वो आएगा शाबाश साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय होगा 2 ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन दैट इज 2 ओमेगा, तो वो बाहर आएगा 1/2 ओमेगा. तो इसको लिमिट लगेंगे कहां से कहां तक, 0 टू टी. ऐसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा ये. अब जरा देखिए आप, तो ये आएगा हमारा आई नॉट अंडर रूट ऑफ 1/2t, फिर यहां पे t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा इज 2 पाई बाई टी,
तो ओमेगा आएगा 2 पाई बाई टी, और टी के बदले भी लिखूंगा मैं कैपिटल टी, तो टी टी कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई हो गया जीरो, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो, वो भी हो गया जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, तो ये सारा जीरो बनेगा, ये सारा जीरो, ये टी और ये टी कैंसिल होगा, तो जो आरएमएस वैल्यू आएगा इन फुल साइकिल दैट इज आई नॉट बाई रूट टू, बिकॉज साइन 4 पाई जो होता है, साइन 4 पाई बेसिकली साइन एन पाई होता है जीरो, तो यहाँ पे साइन 4 पाई दैट इज जीरो, तो आरएमएस वैल्यू जो एसी का आएगा फुल साइकिल में दैट इज आई नॉट बाई रूट टू। तो यहां तक हमारा एसी का कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा एसी सर्किट थ्योरी, और उसी में आएगा हमारा ईएम वेव्स। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब दूसरे लेक्चर में जो इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें हमारा एसी सर्किट थ्योरी होगी, और उसके बाद उसी के साथ आएगा ईएम वेव्स। ठीक है ना, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बस परसों आएगा दूसरा पार्ट इसका, उसमें जो आएगा एसी सर्किट थ्योरी और आएगा उसमें ईएम वेव्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।